स्टेराइल मैन्युफैक्चर में आज हमने करना है आगे कंटेनर्स एंड क्लोजर्स। पेरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए हम कंटेनर्स एंड क्लोजर्स कौन कौन से यूज़ करते हैं। कंटेनर्स एंड क्लोजर्स, क्लोजर्स मीन उनकी जो कैप है वो कौन सी किस मटेरियल की हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए क्या है कि कंटेनर्स जो हैं दे कैन बी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, ज़्यादातर ग्लास या प्लास्टिक के कंटेनर्स हम यूज़ करते हैं। तो पहले है कि जनरल उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, जो कंटेनर्स यूज़ करने हैं हमने पेरेंटल के लिए उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। फर्स्ट इज इट शुड मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इंटेग्रिटी मीन्स कि उसमें से आपका जो प्रोडक्ट है लीक ना हो जाए या उसमें से कुछ एब्जॉर्ब ना कर ले वो, तो इसलिए इट शुड मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सेकेंड इज इट शुड बी इनर्ट। इनर्ट होना चाहिए ताकि इनर्ट मीन्स रिएक्ट ना करे, इट शुड नॉट बी रिएक्टिव। देन इट शुड बी एलिगेंट, दिखने में अच्छी लगनी चाहिए प्रिपरेशन। इट शुड बी ईजिली क्लीनेबल। कई बार क्या है जो आपका कंटेनर है वो रीयूज़ करना होता है, तो वो ईजिली क्लीन हो और ताकि हम उसमें पेरेंटल प्रिपरेशन क्योंकि पैकेज करनी है तो ईजिली क्लीन हो पाए। ज़्यादा उसमें क्रिवाइसेस ग्रूव्स वगैरह होंगे तो हो सकता है वो क्लीन ना हो पाए, तो ईजिली क्लीनेबल इस तरह का मटेरियल होना चाहिए कि वो ईजिली क्लीन हो जाए। देन इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू विथस्टैंड ट्रांसपोर्टेशन, कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो उसके टाइम पे वो ब्रेक ना हो जाए, टूट ना जाए, तो स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए। ज़्यादा फ्रेजाइल मटेरियल है तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट करते टाइम हो सकता है वो बर्स्ट हो जाए, फट जाए, टूट जाए, इस तरह का नहीं होना चाहिए। इट शुड अलाउ ईजी विड्रॉल ऑफ कंटेंट्स, ये कंटेंट्स जो हैं उसमें से ईजिली विड्रॉ हो सके, कि डोज हमने विड्रॉ करनी है या जैसे वायल है उसमें से आपने सिंगल डोज विड्रॉ करनी है तो वो ईजिली विड्रॉ की जा सके, इस तरह की उसकी पैकेजिंग होनी चाहिए। इट शुड नॉट लीच केमिकल्स इनटू द कंटेंट्स, उसका जो मटेरियल है वो ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें से कोई केमिकल्स एब्जॉर्ब वगैरह ना करे, ना उसमें लीच करे, छोड़े भी नहीं, और उसमें से एब्जॉर्ब भी ना करे। इट शुड बी मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग इनफ to withstand the temperature and humidity of sterilization, कि हमने पेरेंटल प्रिपरेशंस बना के पैकेज करके उनको स्टेरलाइज करना है। आपको जैसे लास्ट टाइम बताया था कि ज़्यादातर हम पेरेंटल्स को स्टेरलाइज करते हैं बाय ऑटोक्लेविंग, तो इट शुड बी एबल टू विथस्टैंड दैट मच हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि ऑटोक्लेविंग में क्या होता है, प्रेशर हाई प्रेशर पे हम करते हैं तो लो टेम्परेचर पे फिर हो जाती है उसकी स्टेरलाइजेशन हो जाती है, तो वो हाई टेम्परेचर और उतना प्रेशर वो बियर कर पाए। ये ना हाई टेम्परेचर पे वो बर्स्ट हो जाए आपका कंटेनर, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपकी स्टेरलाइजेशन की कंडीशंस हैं उनको वो बियर कर पाए। तो ये है कंटेनर्स एंड क्लोजर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स इन जनरल। जो हमने पेरेंटल के लिए कंटेनर यूज़ करना है, क्लोजर यूज़ करना है, उसकी ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए सबकी। देन नेक्स्ट है कंटेनर्स एंड क्लोजर्स में जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं, ज़्यादातर मेनली दो तरह के हम मटेरियल का यूज़ करते हैं कंटेनर। एक है ग्लास कंटेनर और दूसरे हैं प्लास्टिक कंटेनर्स। ठीक है, कौन कौन से मटेरियल, ग्लास एंड प्लास्टिक कंटेनर्स। तो ग्लास जो है दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मटेरियल फॉर पैकेजिंग ऑफ पेरेंटल्स, बिकॉज इट इज़ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट है तो हम कंटेंट्स व्यू कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए क्या होता है, उनको पहले हमने शेक करके देखना होता है कि उसमें कोई विजिबल या सस्पेंडेड पार्टिकल तो नहीं है, तो वो तभी नज़र आएगा आपको अगर आपका कंटेनर का मटेरियल ट्रांसपेरेंट है। अगर ओपेक है तो आपको उसमें से पार्टिकल्स नज़र नहीं आएंगे, इसलिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और ग्लास की ये खासियत है, इसमें ये प्रॉपर्टी है कि वो ट्रांसपेरेंट है तो यू कैन ईजिली व्यू द कंटेंट्स।
अगर कोई लग रहा है आपको बीच में सस्पेंडेड पार्टिकल या विजिबल पार्टिकल है तो आप उसको डिस्कार्ड कर दो। सेकेंडली इट इज़ रीयूजेबल, कि इसको एक बार यूज़ कर लिया उसके बाद आप इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हो, दोबारा वॉश करके स्टेरलाइज करके ग्लास कंटेनर्स कैन बी रीयूज्ड। देन इट हैज़ हाई थर्मल रेजिस्टेंस। हाई थर्मल रेजिस्टेंस मतलब जो आपको बताया था कि स्टेरलाइजेशन का टेम्परेचर विथस्टैंड कर सके। जैसे प्लास्टिक कंटेनर्स है ना, कई नहीं कर पाते कि उतने टेम्परेचर पे उन्होंने मेल्ट हो जाना है, तो इसकी जो है थर्मल रेजिस्टेंस गुड है। इट कैन विथस्टैंड हाई फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर। उसमें क्या है कि ग्लास जो है वो अलग अलग क्वालिटी का होता है, कई तरह का ग्लास नहीं भी कर पाता, तो वो आपको बताएंगे कि कौन से वाला ग्लास हमने यूज़ करना है, बिकॉज वी हैव अ लार्ज वैरायटी ऑफ ग्लास कंटेनर्स। तो सारे नहीं सूटेबल हैं फिर एंट्रेंस के लिए, जो एक तो पर्टिकुलर है वो बताती हूँ अभी आपको मैं। देन इट हैज़ सफिशिएंट केमिकल रेजिस्टेंस। केमिकल रेजिस्टेंस में भी मतलब कि ये ना केमिकल्स लीच करे सोल्यूशन में, ना ही सोल्यूशन में से आपकी प्रिपरेशन में से एब्जॉर्ब करे। तो अगेन जो बोरोसिलिकेट ग्लास है, जिसको हम टाइप 1 ग्लास भी बोलते हैं, वो उसका थर्मल रेजिस्टेंस भी गुड है एंड इट हैज़ गुड केमिकल एंड मैकेनिकल रेजिस्टेंस। वो बड़ा स्ट्रॉन्ग टाइप का ग्लास होता है। तो टाइप 1 या बोरोसिलिकेट ग्लास इज़ वेरी सुटेबल फॉर द पैकेजिंग ऑफ पेरेंटल्स। ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस गुड होना चाहिए कि हाई टेम्परेचर विथस्टैंड कर सके। केमिकल रेजिस्टेंस का मतलब है कि कोई केमिकल लीच ना करे या एब्जॉर्ब ना करे, वो भी नहीं करता ये बोरोसिलिकेट ग्लास। एंड थर्ड इज मैकेनिकल रेजिस्टेंस जो है वो इसका गुड है। मैकेनिकल मीन्स स्ट्रॉन्ग है, जरा सा हाथ में लेके बाई चांस गिर गया तो टूटता नहीं इतनी जल्दी, स्ट्रॉन्ग है। तो इसके लिए पेरेंटल्स की पैकेजिंग के लिए वी सिलेक्ट टाइप 1 और बोरोसिलिकेट ग्लास, और ये सबसे फर्स्ट क्वालिटी का ग्लास होता है। इसके अलावा सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास जो है टाइप 2 ग्लास, ये जो सोडा लाइम ग्लास है इसकी अंदर से कोटिंग की होती है, उसको ट्रीट किया होता है विथ सल्फर, उसको सल्फर से ट्रीट किया होता है ताकि वो केमिकल्स वगैरह लीच ना करे। तो वो टाइप 2 ग्लास जो है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द पैकेजिंग ऑफ पाउडर्स। ड्राई प्रिपरेशन कई बार हमने पेरेंटल्स में कहाँ यूज़ करनी होती है कि सपोज़ आपका जो मेडिकामेंट है, ड्रग है, वो है वाटर में हाइड्रोलाइज हो जाता है, तो उस केस में क्या करते हैं हम, आपकी जो पाउडर ड्रग है उसको एक एम्प्यूल में कर देते हैं सील, और साथ ही वाटर फॉर इंजेक्शन का अलग एक एम्प्यूल दे देते हैं। दे आर मिक्स टुगेदर एट द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो टाइप 2 ग्लास है सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास, इसको पाउडर की पैकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पाउडर्ड मटेरियल फॉर पेरेंटल्स, उसमें उसकी पैकेजिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं। जो टाइप 3 ग्लास है सोडा लाइम ग्लास, दैट इज़ नॉट सूटेबल फॉर पेरेंटल ग्लास। सोडा लाइम ग्लास जो आम सबसे छोटा ग्लास होता है, सस्ते वाला ग्लास होता है, उसको सोडा लाइम ग्लास बोलते हैं, क्योंकि वो उसका केमिकल रेजिस्टेंस जो है वो भी अच्छा नहीं है, केमिकल्स लीच कर देता है वो, और उसमें से क्या करता है वो एल्कली लीच कर देता है, तो उससे सोल्यूशन की पीएच चेंज हो जाती है। फिर उसका थर्मल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, हाई टेम्परेचर पे वो ब्रेक हो जाता है कई बार, तो इसलिए उसको पेरेंटल्स की पैकेजिंग के लिए यूज़ नहीं करते हैं टाइप 3 ग्लास या सोडा लाइम ग्लास। फिर ग्लास के कौन कौन से कंटेनर हम यूज़ करते हैं, ग्लास की या तो एम्प्यूल्स होते हैं और दूसरा होते हैं इसके ट्रांसपेरेंट बॉटल्स। के जो सिंगल डोज पेरेंटल्स हैं दे आर पैकेज्ड इन ग्लास एम्प्यूल्स। एम्प्यूल्स पता ना आपको कैसे होते हैं, ग्लास के बने होते हैं, ऊपर से ओपन एंड है, और पैकिंग के बाद उसका नेक जो है उसको सील कर देते हैं। अगर ड्रग आपकी सेंसिटिव है टू लाइट तो उसको फिर कलर्ड एम्प्यूल्स में सील करते हैं। इसके लिए कलर्ड एम्प्यूल, एम्बर कलर्ड ग्लास लेते हैं, उसका एम्प्यूल जो है उसमें सील करते हैं। कई बार ड्रग जो है हमारी मल्टी डोज पेरेंटल होती है,
मल्टीपल डोज अगर है तो उसको हम ग्लास की वायल में सील करते हैं, ग्लास वायल में पैकेज करके उसको सील करते हैं विद रबर क्लोजर, और ऊपर उसको टिकाते हैं विद एल्युमिनियम कैप, उसके बाद उसको सील कर देते हैं। और अगर लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स हैं, दे आर पैकेज्ड इन ट्रांसपेरेंट बॉटल्स। ट्रांसपेरेंट बॉटल्स जो हैं ग्लास की भी होती हैं, आजकल प्लास्टिक की भी आनी शुरू हो गई हैं। जो प्लास्टिक की हैं वो हैं डिस्पोजेबल, लेकिन जो ग्लास की होती हैं दे आर रीयूजेबल। उनको दोबारा से वॉश करके स्टेरलाइज करके रीयूज़ करते हैं फॉर द पैकेजिंग ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स। ये तो ग्लास के थे एडवांटेजेस। ग्लास के लेकिन कई डिसएडवांटेज भी हैं। क्या क्या डिसएडवांटेज है? सबसे पहला तो यही है कि दे आर ब्रिटल। ग्लास कंटेनर्स आर ब्रिटल, गिर गया तो टूट जाएगा। सेकेंड, इट इज़ हैवी इन वेट। वेट में हाई होने से क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो हैं वो लगते हैं वेट वाइज। तो वेट ज़्यादा हो गया तो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस जो हैं वो ज़्यादा लगेंगे। एंड थर्ड इज़ रिस्क ऑफ ब्रेकेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी हाई। ट्रांसपोर्टेशन में क्या है कि झटके झुटके भी लगते रहते हैं। ये ब्रिटल वैसे ही है, हैवी भी है, तो टूटने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हाई हैं। ब्रिटल होने के कारण, वेट हैवी होने के कारण ये टूट सकता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट मटेरियल है प्लास्टिक। ग्लास के अलावा प्लास्टिक मटेरियल जो है वो भी यूज़ करते हैं फॉर द पैकेजिंग ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स। प्लास्टिक क्या होता है? दीज आर सिंथेटिक पॉलीमर्स विथ हाई मॉलिकुलर वेट। इनका मॉलिकुलर वेट हाई होता है क्योंकि पॉलीमर्स हैं ये। तो प्लास्टिक जो है दो तरह का प्लास्टिक होता है, एक है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स दे मेल्ट अपॉन हीटिंग, हाई टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं, लेकिन कूल करेंगे तो दोबारा से कंडेंस हो जाते हैं। तो इस वजह से दे कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस शेप्स, क्योंकि हीट करने पे मेल्ट होते हैं और कूल होने पे कंडेंस हो जाते हैं। तो इसलिए इनको अलग अलग शेप्स में हम कर सकते हैं, ढाले जा सकते हैं इनको अलग अलग शेप्स में। फॉर एग्जांपल पॉलीथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन एट्सेट्रा। ये वाले जो प्लास्टिक हैं दे आर थर्मोप्लास्टिक टाइप। दूसरे हैं थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग जो हैं वो क्या है, हीट करने पे डीकम्पोज हो जाते हैं, मेल्ट नहीं होते, डीकम्पोज हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। दे आर हार्ड एंड ब्रिटल एट रूम टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड एट्सेट्रा। तो ये लेकिन ये वाले हम यूज़ कर लेते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन वगैरह, क्योंकि ये ऑटोक्लेव किए जा सकते हैं, तो इनको हम यूज़ कर लेते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रांसपेरेंट बॉटल्स। इसके अलावा रबर, इसकी ट्यूबिंग्स या डिस्पोजेबल सिरिंजेस जो हैं वो भी बन जाती हैं। देन एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स। प्लास्टिक कंटेनर्स का एडवांटेज क्या है कि दे आर लाइट इन वेट। लाइट इन वेट होने से क्या है, हैंडलिंग इज़ ईजी और ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस भी कम लगेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इज़ ईजी और उसके ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस जो हैं वो भी कम लगेंगे। देयर इज़ नो रिस्क ऑफ ब्रेकेज। ग्लास ब्रिटल है, ब्रेक हो सकता है, बट प्लास्टिक कंटेनर्स जो हैं वो ब्रेक नहीं होते। तो ये उसका एडवांटेज है एज़ कम्पेयर टू ग्लास कंटेनर्स। और थर्ड है एडवांटेज दैट दे कैन बी स्क्वीज़ किया जा सकता है। ये स्क्वीज़ वाला जो एडवांटेज है ये पेरेंटल्स में तो कम ही है, लेकिन ज़्यादातर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में इसका एडवांटेज आता है कि ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स है ना, सपोज वो जब आपने इंस्टिल करनी है तो स्क्वीज़ करके ईजिली एडमिनिस्टर किया जा सकता है। देन डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स। प्लास्टिक कंटेनर्स के थोड़े डिसएडवांटेज भी हैं। वो डिसएडवांटेज क्या है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल बाय द प्लास्टिक। प्लास्टिक
सोल्यूशन में से, आपकी प्रिपरेशन में से ड्रग मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर सपोज एंटी माइक्रोबियल एजेंट को इसने एब्जॉर्ब कर लिया तो एंटी माइक्रोबियल की कंसंट्रेशन आपके सोल्यूशन में कम रह जाएगी। और आपको बताया था कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स दे वर्क अबव अ मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। तो अगर उसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो उसका एक्शन ख़त्म ही हो जाएगा। इसलिए ये इसका ड्रॉबैक है प्लास्टिक कंटेनर्स का। इसके अलावा दूसरा इसका ड्रॉबैक क्या है, दे आर लेस ट्रांसपेरेंट, इनकी ट्रांसपेरेंसी कम है। तो इसलिए विजिबल पार्टिकल्स अगर देखने हैं तो वो थोड़ा प्रॉब्लम आएगी उसमें, बिकॉज विजिबिलिटी उसकी कम है, ट्रांसपेरेंसी कम है। लेकिन आजकल आते हैं कई ऐसे प्लास्टिक कंटेनर्स भी कि जिनकी काफ़ी ट्रांसपेरेंसी है, इस तरह के आने शुरू हो गए। नेक्स्ट है, ये थे कंटेनर्स। अब है क्लोजर्स। क्लोजर मतलब कैप जो है, जो एम्प्यूल्स हैं उनको तो हम सील कर देते हैं, तो इसलिए वहाँ पे तो आपको क्लोजर्स चाहिए नहीं। लेकिन जो वायल्स हैं या ट्रांसपेरेंट बॉटल्स हैं उनके ऊपर रबर कैप लगी होती है। तो वो रबर कैप जो है, क्या प्रॉपर्टी है उसकी, क्या केमिकल कंपोजिशन है, वो क्या है कि रबर जो है इट इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर। इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स। आइसोप्रीन ये पॉलीमर है, पॉली आइसोप्रीन हम कह सकते हैं रबर। तो ये नेचुरल सोर्स से प्रेजेंट ऑब्टेन कर सकते हैं हम, प्लांट पे लगती है और उसके बाद उसको हम बहुत सारे एडिटिव से ट्रीट कर देते हैं ताकि इसकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो इम्प्रूव हो जाए और साथ में इसकी इलास्टिसिटी जो है वो भी बढ़ जाए। रबर कैप लगाने का एडवांटेज क्या है कि जैसे सपोज आपने मल्टी डोज प्रिपरेशन है आपकी, आपने वायल में पैकेज की हुई है, आपने सिंगल डोज भी ड्रॉ कर ली। सिंगल डोज भी ड्रॉ करने के लिए आप अगर इसको पूरा कैप तो रिमूव नहीं करेंगे, कैप अगर रिमूव कर दिया तो उसकी स्टेरिलाइजेशन ख़त्म हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, उसका जो रबर कैप है इट इज़ हेल्ड इन प्लेस विद द हेल्प ऑफ एल्युमिनियम कैप। रबर कैप के ऊपर एल्युमिनियम कैप लगा होता है जो उसको रबर कैप को वहीं हिलने नहीं देता वहाँ से। तो हम जो एल्युमिनियम कैप है उसका फ्लैप हटा के रबर के थ्रू ही नीडल को इंसर्ट कर देते हैं वायल में एंड यू कैन विड्रॉ द डोज। रबर की प्रॉपर्टी है कि रबर इलास्टिक है। इलास्टिक होने के कारण जब आपने नीडल इंसर्ट की तो नीडल चली गई, लेकिन जैसे ही आपने नीडल विड्रॉ की है तो वो उस गैप को, उसमें होल नहीं रह जाएगा, वो सील कर देगा, उसको कम्प्लीटली सील कर देगा। तो ये इसका एडवांटेज है, इसलिए रबर कैप हम यूज़ करते हैं। तो रबर कैप जो हमने लगाना है उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड होगा तो वो नीडल इंसर्ट नहीं होने देगा, ठीक है, नीडल इंसर्ट होने में प्रॉब्लम आएगी। और अगर ज़्यादा सॉफ्ट है तो वो जैसे नीडल हमने की इंसर्ट तो वो श्रेड भी कर सकता है। तो ये प्रॉपर्टी इसकी नहीं होनी चाहिए रबर की। रबर जो है इट शुड बी इलास्टिक इनफ, लेकिन उसमें वो ना हो, ना श्रेड हो और ईजिली नीडल को एडमिनिस्टर भी हम कर सकें। रबर जो है इसकी प्रॉपर्टी है कि ये थोड़ा सा ना केमिकल को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस समस्या का हल हम कैसे करते हैं, एक तो जो अंदर वाली साइड है रबर कैप की उसको हम कोट कर देते हैं, दैट इज़ कोटेड विद अ वैक्सी लेयर, ताकि वो डायरेक्ट, क्योंकि इसने कंटैक्ट में आना है हमारी प्रिपरेशन के, उसमें से केमिकल्स को एब्जॉर्ब ना कर ले, ठीक है। एक तो है कि अंदर से कोटिंग कर देते हैं उसकी, और दूसरा क्या करते हैं हम कि अगर हमें लग रहा है कि हमारी जो प्रिपरेशन को इसने कर लेना एब्जॉर्ब, तो अपनी प्रिपरेशन में रबर कैप्स को डिप करके उसको ऑटोक्लेविंग कर देते हैं एक बार, ताकि उतने टेम्परेचर प्रेशर पे जितना एब्जॉर्ब होना था, इसने केमिकल करना था, वो कर ले पहले से। उसको कह लो एक तरह से पहले ही इक्विलिब्रेट करवा देते हैं, ताकि बाद में जब हम प्रिपरेशन पैक करेंगे, सील करेंगे, तब उसमें से केमिकल को एब्जॉर्ब ना करें, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंटेनर्स एंड क्लोजर्स। नेक्स्ट टाइम हम दूसरा करेंगे टॉपिक